Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askaya Schools and Colleges. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. And today we will discuss lecture number 24 of chapter 15 organic compounds. Lecture 23 में हमने chapter 15 को start लिया था, ठीक है, और अब हम इसके next topic को जो है वो discuss करेंगे. जहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं उससे लेटर ऑन हम जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे. जी, तो यूजेस तक आप पढ़ चुके थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस तक. उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बकी बॉल्स. तो बकी बॉल्स क्या है? व्हाट इज़ बकी बॉल्स? व्हाट इज़ बकी बॉल्स? बकी बॉल्स इज़ एलोट्रॉप ऑफ न्यू एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. इससे पहले आपको पता है कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट है और डायमंड है, ठीक है, और ग्रेफाइट है और डायमंड है, और एक जो है वो बकी बॉल्स है आपके पास. तो जो बकी बॉल है वो न्यू एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है, और इसका जो फुल नेम है बकी बॉल्स का, इसकी केमिकल कंपोजिशन भी आगे देख लेते हैं कि क्या है. ये आपके सामने बकी बॉल का शेप है. इसको हम बकी बॉल इसीलिए कहते हैं कि इसका शेप जो है वो बिल्कुल सोकर बॉल की तरह या फुटबॉल की तरह लगता है, ठीक है. तो जो फुल नेम है बकी बॉल का वो है बकमिनिस्टर फुलरीन्स. बकमिनिस्टर फुलरीन्स, ठीक है जी. बेसिकली फुलरीन्स जो हैं ये कंपाउंड्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं फुलरीन्स. जो बकी बॉल्स में मौजूद है उन्हें हम कहते हैं फुलरीन्स, ठीक है. और बाकी अगर आप हिस्ट्री के मुताबिक देखें तो एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था, एक साइंटिस्ट के नेम पर जो है उसको नाम दिया, एक साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है बकी बॉल्स का. उस साइंटिस्ट ने मॉन्ट्रियल में जो है वो एक बिल्डिंग देखी थी, ठीक है, और जिस आर्किटेक्ट ने ये बिल्डिंग बनाई थी उसका नाम था बकमिनिस्टर, ठीक है. तो उसके बाद इसका नाम जो है वो बकमिनिस्टर पड़ गया, बकमिनिस्टर फुलरीन्स. फुलरीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि फुलरीन्स जब हेक्सागोन्स और पेंटागोन से इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं फुलरीन्स. जैसा कि आपको इसके शेप में नज़र आ रहा है कि इसमें हेक्सागोन्स और पेंटागोन्स मौजूद हैं, ठीक है जी. तो इसका फुल नेम हुआ बकमिनिस्टर फुलरीन्स. ये एक दफ़ा बोर्ड के पेपर में MCQs आया भी है, ठीक है, कि बकी बॉल स्टैंड्स फॉर, इसमें बकमिनिस्टर फुलरीन्स की स्पेलिंग्स उन्होंने आगे पीछे करके लिख दी थी, तो उसमें से आपने सॉर्ट आउट करना था करेक्ट स्पेलिंग को. अच्छा जी, तो ये डिस्कवर हुआ है 1985 में. सबसे पहले इसको 1985 में देखा गया है. इसकी कार्बन रेंज जो है वो 40 से 100 तक है, ठीक है जी. लेकिन जो कम अज़ कम इसके अंदर इसका जो सिंपलेस्ट बकी बॉल है, जो आप कह लें कि मुकम्मल फुलरीन्स कहलाता है या बकी बॉल बॉल टाइप का शेप देता है, उसके लिए 60 कार्बन का होना ज़रूरी है, यानी 60 कार्बन होना ज़रूरी है. तो ये मॉलिक्यूल इसके अंदर जो कार्बन आइटम्स होते हैं वो इस तरह से पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स में अरेंज होते हैं कि ये बिल्कुल फुटबॉल की तरह, ठीक है, या सोकर बॉल की तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है. तो अब आप इसके अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर 20, ये जो आपका बकी बॉल है ये 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन से एटलीस्ट बना होता है, ठीक है. यूज़ इसका क्या है? ये लुब्रिकेंट के तौर पर और सेमीकंडक्टर्स के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है. उसके बाद अगर आप इसके यूजेस देखें उसके अलावा भी लुब्रिकेंट्स और सेमीकंडक्टर्स के अलावा भी बकी बॉल्स के जो हैं वो बहुत सारे यूजेस होते हैं. जो चीपर सोलर सेल्स होते हैं, ठीक है, सोलर सेल्स को बनाने के लिए
ये बकी बॉल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, और वो सोलर सेल्स जो हैं वो चीप होते हैं, ठीक है, और आप उनको आसानी से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स नेक्स्ट आपके पास है फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, आप मैट्रिक में भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ के आए हैं। व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप? बेसिकली फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल को उसके ख़ास किस्म के करैक्टरिस्टिक्स देता है। अब यहाँ पे एटम या ग्रुप ऑफ एटम का नाम इसलिए लिया गया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं फंक्शनल ग्रुप की, कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन यानी हैलोजेंस भी हो सकते हैं। तो अब आप ये देखें, जो हैलोजेंस हैं ये सिर्फ एटम्स हैं, जबकि हाइड्रोक्सिल जो है वो ग्रुप ऑफ एटम है, NH2 भी ग्रुप ऑफ एटम है। तो इसलिए डेफिनेशन में कहा गया है कि एटम और एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देता है उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, एग्जांपल्स मैंने आपको नीचे बता दिए हैं। अब यहाँ पे R जो है उसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं? R को हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप, और ये कार्बन चेन को शो करता है। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे एक अल्कोहल लिखा है पेंटानोल, इसमें OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, और जो पीछे पूरी चेन है वो हाइड्रोकार्बन की चेन है। ये OH ग्रुप के लगने के बाद जो है वो आपके कंपाउंड को एक ख़ास करेक्टरिस्टिक मिल जाता है और वो एक ख़ास फैमिली बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये एक ख़ास फैमिली बन गई, R के साथ OH लगने पर ये अल्कोहल फैमिली या अल्कोहल क्लास बन गई। फंक्शनल ग्रुप की हम इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। 3 मेन रीज़न हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सबसे पहला ये है कि फंक्शनल ग्रुप हमें नोमेनक्लेचर की बेस प्रोवाइड करता है। नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग देने का एक सिस्टम IUPAC ने मुतारिफ़ कराया है, जिसे हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। क्योंकि ऑब्वियसली मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सबके नाम याद करना तो नामुमकिन है, इसलिए IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है तो ये हमें फंक्शनल ग्रुप की बेस प्रोवाइड करता है, और फंक्शनल ग्रुप जैसे ही किसी कंपाउंड में लगा होता है हम उसको देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये फैमिली, और उसके अकॉर्डिंग फिर नेमिंग करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासेस और फैमिलीज़ में क्लासीफाई करते हैं। और इसकी इसका थर्ड पॉइंट वो ये है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमें साइट ऑफ रिएक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यानी जब भी हम किसी केमिकल कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे होते हैं तो वहाँ पे जो सबसे रिएक्टिव साइड होती है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। फिर यहाँ पे आपको एक और डेफिनेशन दी जा रही है, पॉलीफंक्शनल। अब पॉलीफंक्शनल क्या होता है? पॉलीफंक्शनल ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों उसे हम कहते हैं पॉलीफंक्शनल। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉलीफंक्शनल। और यहाँ नीचे मैंने आपको पॉलीफंक्शनल की एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास किसी कंपाउंड में अल्कीन और OH अल्कोहल दोनों इकट्ठे आ गए हैं, तो 2 फंक्शनल ग्रुप इकट्ठे आ गए हैं तो इट इज़ कॉल्ड पॉलीफंक्शनल। कभी कभार 3 या 4 भी आ जाते हैं, 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप भी इकट्ठे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ सकते हैं जो उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अच्छा जी, फंक्शनल ग्रुप का चार्ट है आपके पास यहाँ पे। इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे जब आप नोमेनक्लेचर करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट जब मैडम आपसे पूछेंगी समझाते हुए तो आपको एटलीस्ट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जो है वो ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको फंक्शनल ग्रुप पता होगा तो आप कंपाउंड को पहचान सकेंगे। जैसे यहाँ पे है अल्केन, तो अल्केन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसके फंक्शनल ग्रुप का। इसकी एग्जांपल इन्होंने आगे दी हुई है ईथेन। तो एग्जांपल्स आपने बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, ये सिर्फ आपकी समझने के लिए दी हुई हैं। आपने सिर्फ फैमिली और जो फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है उसको लर्न करना है। जिस तरह देखिए अल्कीन है, अगर फैमिली अल्कीन है तो C डबल बॉन्ड C, यानी आप इसको शो कैसे करेंगे? C डबल बॉन्ड C से। अल्काइन को C ट्रिपल बॉन्ड C से शो करेंगे। अरीन क्या होता है बच्चों? कि जब बेंजीन के अंदर कोई अल्काइल ग्रुप लगा होता है किसी भी पोजीशन पर, ये 6 पोजीशन है बेंजीन की, 6 में से किसी भी पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप लगा हो तो उसे हम कहते हैं अरीन। क्या कहते हैं? अरीन।
उसके बाद है हेलाइड। अगर आपके पास आर ग्रुप के साथ हेलोजन अटैच हो, क्या अटैच हो, हेलोजन अटैच हो, तो वो आपकी क्लास बन जाती है अल्काइल हेलाइड, तो दैट इज हेलाइड। यहाँ पे एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। फिर है अल्कोहल। अगर आर के साथ, आर चेन के साथ ओ एच ग्रुप मौजूद हो तो ओ एच को देखते ही हम कहते हैं कि ये हमारी फैमिली अल्कोहल है। ईथर, आर ओ आर, ईथर क्या है, आर ओ आर, यानी दोनों तरफ आप देखें कि आर ग्रुप्स लगे हुए हैं सी के साथ, या आर ग्रुप्स मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकते हैं, और सेंटर में ऑक्सीजन है। दो तरफ आर ग्रुप होगा और सेंटर में ऑक्सीजन होगी, तो आप पहचान जाएं कि ये क्या है, ईथर। आप इसकी एग्जाम्पल को देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर है अमाइन। अगर आप अल्काइल के साथ NH2 को अटैच कर दें, जिस तरह यहाँ N के साथ जो है वो दो लाइंस लगी हुई है, यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन लगा दें जैसा कि एग्जांपल में लगा है मिथाइल अमाइन, तो ये आपके पास अमाइन क्लास बन जाएगी। कौन सी क्लास बन जाएगी, अमाइन क्लास बन जाएगी। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ। फिर आपके पास नाइट्राइल। क्या है, नाइट्राइल। अब नाइट्राइल क्या होते हैं कि अगर हम आर के साथ साइनाइड ग्रुप लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, साइनाइड लगा देते हैं, आर के साथ साइनाइड लगा देते हैं, तो ये नाइट्राइल बन जाता है। क्या बन जाता है, नाइट्राइल। जैसे इन्होंने आगे एग्जांपल दी है मिथाइल नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड। तो मैं फिर बता रही हूँ आपको कि आपने एग्जांपल्स याद नहीं करनी है, आपकी ये सिर्फ समझने के लिए आपको दिखाए गए कि इस तरह के कंपाउंड होते हैं। फिर आपके पास नाइट्रो। क्या है, नाइट्रो। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप के साथ अगर NO2 लगा हो तो उसे हम कहते हैं नाइट्रो। जैसे इन्होंने एग्जांपल में दिखाया है नाइट्रो मीथेन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो ब्लैक सर्कल है इसको आप नेगेटिव बना लीजिएगा, इट इज़ नेगेटिव चार्ज। अब एरो दिखाया जा रहा है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, जो ये शो करता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्डिंग कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने ये पूरा का पूरा पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और इस तरह से इनके दरमियान बॉन्डिंग बन गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सल्फाइड की तरफ। सल्फाइड। अब सल्फाइड क्या है, अगर सेंटर में सल्फर आ जाए और दोनों तरफ आर आ जाए तो उसे हम कहते हैं सल्फाइड। फिर उसके बाद है सल्फो ऑक्साइड। फिर क्या है, सल्फो ऑक्साइड। अब सल्फो ऑक्साइड अगर SO के दोनों तरफ जो है वो R ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, SO के दोनों तरफ R ग्रुप आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड सल्फो ऑक्साइड। जैसे कि आगे आपको डायमेथाइल सल्फो ऑक्साइड की एग्जाम्पल भी गिवन है, ठीक है। और सल्फो ऑक्साइड में ये जो ऑक्सीजन के ऊपर सर्कल बना हुआ है, ब्लैक सर्कल, इट इज़ नेगेटिव चार्ज। अगेन यहाँ पर सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और सल्फर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सल्फर के ऊपर जो है वो सल्फो ऑक्साइड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। ये मैंने आपके पास बुक में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, मैंने इसको बुक के अंदर एक पेयर ऊपर बनाया और एक पेयर नीचे बनाया, ठीक है। यानी सल्फर के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बिलोंग करता है 6 ग्रुप से। तो एक पेयर जो है वो ऊपर है इलेक्ट्रॉन का और एक पेयर जो है वो नीचे है, ठीक है। जबकि जो एक पेयर है वो एक पेयर ऊपर है, एक पेयर नीचे है, यानी एक पेयर वो है जो सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व है, एक लोन पेयर नीचे मौजूद है, उसके अलावा एक एक इलेक्ट्रॉन एक लेफ्ट पर और एक राइट पर मौजूद है, ठीक है। तो ये सल्फो ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। उसके बाद है सल्फोन। उसके बाद है सल्फोन। सल्फोन में क्या है जी कि सल्फोन में मैंने 2 एरोस शो किए हुए, इट मींस कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ अगेन जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के साथ इन्वॉल्व हो गया, एक पेयर ऊपर हो गया और एक पेयर जो है वो नीचे हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। दोनों ऑक्सीजन के ऊपर वाली ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज है
और नीचे वाली ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया सल्फोन का स्ट्रक्चर। उसके बाद है थायोल। उसके बाद क्या है? थायोल। थायोल्स क्या हैं? जब हम आर ग्रुप के साथ SH लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? SH लगा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं थायोल। और इन कंपाउंड्स को हम, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है थायोल, सॉरी क्लास इसकी कहलाती है, फैमिली का क्लास है थायोल। SH साथ ऐड कर देते हैं, इनको हम मरकैप्टन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थायोल्स या मरकैप्टन्स जो हैं, ये अब नेचुरल गैस या सुई गैस में वैसे तो कोई स्मेल होती नहीं है। ठीक है, तो हम इन कंपाउंड्स को जो है वो नेचुरल गैस या सुई गैस के अंदर ऐड कर दिया जाता है डिफरेंट घरों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर यूज़ करने से पहले, ताकि इसके लीकेज को चेक किया जा सके। क्योंकि ये जो मरकैप्टन्स या थायोल कंपाउंड्स हैं, इनकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है और सुई गैस में नेचुरली कोई स्मेल नहीं होती, सो ये कंपाउंड सुई गैस के अंदर ऐड किए जाते हैं। फिर आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल क्या है? कार्बोनाइल का आपको जनरल फार्मूला दिखाया गया है R और COO। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड भी आते हैं, कीटोन्स। ये कार्बोनाइल का जनरल फार्मूला है, इसमें एल्डिहाइड भी आते हैं, कीटोन भी आते हैं, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स भी आते हैं। तो सबसे पहले आप अगर एल्डिहाइड को देखें, तो जब अगर COOH के साथ अगर H आ जाए या R आ जाए, तो उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। जैसे COOH के साथ अगर लेफ्ट साइड पर H आए तो वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, लेकिन अगर R आ जाए, जैसे कि CH3 आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, तो वो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। Assalamualaikum. I hope you all are fine. And today we will discuss lecture number 24 of chapter 15 organic compounds. Lecture 23 में हमने chapter 15 को स्टार्ट लिया था। ठीक है, और अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। जहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं उससे लेटर ऑन हम जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास होमोलोगस सीरीज़। अब होमोलोगस सीरीज़ क्या है? होमोलोगस सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें
पूरी सीरीज़ में हर अगला मेंबर जो है वो CH2 के डिफरेंस से मौजूद होता है। हर अगले मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है। और इस तरह अगर आपको हर मेंबर जो है वो होमोलॉग कहलाता है, ठीक है। और अगर आपको जनरल फार्मूला आता हो होमोलोगस सीरीज़ का, तो आप पूरी होमोलोगस सीरीज़ बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज़ डिस्कस की है, हर फंक्शनल ग्रुप की अपनी होमोलोगस सीरीज़ होती है। अगर मैंने यहाँ पे अल्कोहल के आपसे होमोलोगस सीरीज़ डिस्कस की है, तो आप देख सकते हैं CnH2n+1OH। जैसे सबसे पहले फॉर्मूला है CH3OH मीथानोल, एक कार्बन के लिए। तो R ग्रुप है, CH3 आपने साथ लगा दिया OH, तो ये बन गया मीथानोल। अब Cn, N का मतलब है कार्बन 1, फिर H2n, H2n का मतलब H2, फॉर्मूला में N की जगह क्या आ जाएगा 1 + 1, तो 2 1 ज़ा 2 + 1 कितना हो गया 3, CH3, और आगे OH जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये अभी आप फ़िलहाल इसी तरह होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन वगैरह याद करेंगे। आगे आपको जब नॉमेनक्लेचर सिखाई जाएगी तो उस वक्त आपको होमोलोगस सीरीज़ करना बताई जाएगी कि होमोलोगस सीरीज़ कैसे प्रोसीड की जाती है। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की आप होमोलोगस सीरीज़ प्रोसीड करते हो, यकीनन 10th क्लास में करके आए होंगे, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स हैं होमोलोगस सीरीज़ के। सबसे पहला करैक्टरिस्टिक है कि एक सीरीज़ में मौजूद तमाम कंपाउंड का जो उसमें एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए और उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे अल्कोहल फैमिली है तो सारे OH ग्रुप, सारे फंक्शनल ग्रुप में OH होना चाहिए और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और नहीं कुछ होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है पूरी सीरीज़ के लिए ख़ास जनरल फार्मूला होना चाहिए। जिस तरह अल्केन के लिए CnH2n+2 है, अल्कीन के लिए CnH2n, अल्काइन के लिए CnH2n-2 है। और हर अगले मेंबर में पिछले मेंबर के मुकाबले में CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है जी। 4th पॉइंट क्या है कि सीरीज़ के अंदर तमाम कंपाउंड्स को हम सेम मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इनके सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ सेम होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी कि जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज़ बड़ी होती जाती है, यानी मेंबर जो है वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बढ़ता जाता है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर ग्रेजुअल वेरिएशन आती जाती है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क इन जूम क्लास। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।